इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के शहर सियोल से, जहां जो इन चांग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ अमेरिकन बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए खास जगह पर आया हुआ था। दरअसल काफी दशक पहले अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच एक जंग का आगाज हुआ था और उस युद्ध में यूज किए जाने वाले हथियारों की अब तक तलाशी ली जा रही थी और फाइनली इन चांग बॉम्ब ढूंढकर उन्हें डिफ्यूज कर देता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इन चांग की प्रेग्नेंट वाइफ सूजी पर, जो क्लिनिक में अपना चेकअप कराने के लिए आई हुई थी। और जैसे ही सूजी क्लिनिक से बाहर निकलती है तो तुरंत इन चांग उसे कॉल कर बेबी के बारे में पूछता है कि हमारे घर बेबी गर्ल आएगा या बेबी बॉय। लेकिन सूजी को ये जवाब देने के बजाय उस पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि इन चांग काम में इतना बिजी रहता है कि उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता और इसलिए आज भी उसे अकेले ही आना पड़ा। अभी दोनों के बीच नाराजगी भरी बातें चल ही रही थी कि अचानक रोड पर एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक दस्तक देता है, जिसे देखकर इन चांग तुरंत अपनी कार को कंट्रोल करके वहां से निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में अर्थक्वेक की वजह से गिरती इमारतें उसके रास्तों को मुश्किलों से भर देती हैं और अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन चांग को कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए ये कार से उतरकर जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि आधा शहर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है। और न्यूज चैनल पर इसी अर्थक्वेक की न्यूज छाई रहती है, जिसमें इसका कारण बताया जाता है एक वोल्केनिक इरप्शन जो चीन और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर मौजूद है। इसलिए दोनों ही देशों को इससे भारी नुकसान होता है और इसकी प्रेडिक्शन 3 साल पहले प्रोफेसर कैंगबोंग ने की थी। लेकिन उस वक्त किसी ने प्रोफेसर पर यकीन नहीं किया था और आज अर्थक्वेक के बाद सब उन पर भरोसा न करके दुख मना रहे थे। लेकिन अब प्रोफेसर ने फैसला कर लिया था कि वो साउथ कोरिया छोड़ देंगे, पर तभी प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी आकर उसे एक जरूरी मीटिंग में जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। और जब प्रोफेसर मीटिंग रूम में जाता है तो वहां चीन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट समेत कई लोग मौजूद थे, जो प्रोफेसर से आगे आने वाले अर्थक्वेक के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि बहुत जल्द 3 अर्थक्वेक आने वाले हैं और उनसे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्वालामुखी के नीचे न्यूक्लियर बॉम्बिंग करना, जिससे वहां पर गहरा गड्ढा बन जाएगा और लावा के उसके अंदर जाते ही अर्थक्वेक रुक जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि चीन और साउथ कोरिया दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं थे। इस पर प्रोफेसर बताता है कि नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन एम्बेसी के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इसलिए हमें नॉर्थ कोरिया से बात करनी चाहिए ताकि हम अमेरिका से छुपकर उनके वेपन को यूज कर सके और लाखों लोगों की जान बचा सकें। लेकिन दोनों देशों को डर था कि अगर अमेरिका को यह सीक्रेट मिशन पता चल गया तो युद्ध का आगाज हो सकता है। लेकिन इस प्लान के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए साउथ कोरिया प्रेसिडेंट प्रोफेसर के साथ एक सीक्रेट मिशन प्लान करते हैं और इसमें इन चांग को भी शामिल किया जाता है। लेकिन जब यह बात इन चांग सूजी को बताता है तो वो बहुत दुखी और परेशान होती है, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि इस मिशन में जान भी जा सकती है। पर देश के लिए सूजी इन चांग को जाने की इजाजत दे देती है और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन मिशन के लिए एक टीम बनाई जाती है और साथ ही जुन प्योंग नाम के कैदी को साउथ कोरिया की जेल से आजाद कराने की भी प्लानिंग की जाती है, क्योंकि यही जानता था कि अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ रखे हैं। इसलिए सबसे पहले ये लोग 2 टीमों में बंटकर प्योंग को ही जेल से बाहर निकालने के लिए निकल पड़ते हैं। पर अफसोस एक टीम का प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो जाता है और मिशन के कैप्टन और कुछ मेंबर्स की जान चली जाती है, जबकि इंचांग का प्लेन भी डगमगाने लगता है। लेकिन वक्त रहते इंचांग अपनी टीम को पैराशूट की मदद से बाहर निकाल लेता है और अब कैप्टन के मरने के बाद इंचांग को कैप्टन बना दिया जाता है। तभी कंट्रोल रूम में इंचांग को इत्तला दी जाती है कि कैप्टन वाले प्लेन में पूरे मिशन का मैप था, जो अगर नहीं मिला तो मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए अब इंचांग टीम के साथ जाकर फटाफट प्लेन से उस मैप को ढूंढ निकालता है और फिर पूरी टीम जेल के पास पहुंच जाती है। लेकिन ये देखकर इन्हें बड़ी हैरानी होती है कि जेल की निगरानी में कोई गार्ड तैनात नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले यहाँ पर भयानक अर्थक्वेक आया था, इसलिए सब गार्ड्स जान बचाकर वहां से भाग निकले थे। और इस बात से खुश होकर टीम तुरंत जेल के अंदर जाकर प्योंग नाम के कैदी से मिलती है। लेकिन प्योंग जब उन्हें देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो उसे आजाद क्यों करना चाहते हैं। इस पर इंचांग उसे पूरी बात बताता है, पर प्योंग उसकी मदद करने को राजी नहीं होता। लेकिन जब इंचांग उसे साउथ कोरिया सिटीजनशिप दिलाने की बात कहता है तो प्योंग झट से इनका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। इस बीच प्योंग चुपके से इंचांग का पर्स चोरी कर लेता है, जिसमें उसे एक अल्ट्रासाउंड की फोटो और मैप मिलता है, जिसे अपने दिमाग में फिट करने के बाद वो मैप को निगल जाता है ताकि रास्ते के लिए टीम को प्योंग की जरूरत पड़े और वो उसे धोखा ना दे। और ये बात वो इंचांग को भी बता देता है, साथ ही उसका पर्स भी उसे वापस सौंप देता है। मैप ना होने पर पूरी टीम ना चाहते हुए भी प्योंग के इशारों पर काम करने लगती है, क्योंकि अब पूरा रास्ता वही जानता था, इसलिए सब लोग उसकी बात मानने लगते हैं। और जब जेल से बाहर निकलकर आगे का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं तो प्योंग वहां से भाग जाता है और सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी वाइफ मौजूद थी। इसकी वाइफ ने ही इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जेल भिजवाया था और प्योंग पर कत्ल का झूठा इल्जाम भी लगाया था, इसलिए प्योंग उससे अपना हिसाब किताब करने जाता है।
पर घर में उसे कहीं भी अपनी बेटी नजर नहीं आती है, जिस पर इसकी वाइफ बताती है कि वो अब अपने अंकल के साथ साउथ कोरिया में रहती है। इधर इंचैंग और उसकी टीम पियोंग को ढूंढने में लगी होती है। ये लोग शहर में घूम ही रहे थे कि अचानक इनको एक इमारत से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर टीम तुरंत उस इमारत के अंदर जाती है जहां पियोंग मौजूद था। उसने अपनी वाइफ को डराने के लिए हवा में गोलियां की बौछार की थी। इंचैंग पियोंग को पकड़ लेता है और जब पूरा मामला सुनता है तो उससे वादा करता है कि अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें तुम्हारी बेटी तक पहुंचा देंगे। अब पूरी ईमानदारी से पियोंग टीम का साथ देने का वादा करता है और तुरंत इन्हें वहां लेकर पहुंचता है जहां अमेरिका की न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए थे। लेकिन इनकी निगरानी के लिए यहां सोल्जर्स को भी तैनात किया गया था जो कड़ी निगरानी कर रहे थे, और इनकी नजरों में इंचांग की टीम भी कैद हो जाती है, जिन्हें रोकने के लिए सोल्जर्स इन पर फायरिंग करते हैं और इस तरह दोनों टीमों के बीच गोलीबारी होने लगती है। लेकिन विजेता इंचांग की टीम ही बनती है और फिर जल्दी से न्यूक्लियर बॉम्ब के सीक्रेट चेंबर में पहुंच जाती है और वॉरहेड्स को एक स्पेशल बॉम्ब में इंसर्ट करने लगती है। जबकि टीम ने पियोंग को एक जगह बंद कर दिया था ताकि वो कोई मुसीबत खड़ी न कर पाए और भागने की तो बिल्कुल भी ना सोचे। लेकिन अब सिर्फ 49 घंटों का वक्त बचा था जब भूकंप दस्तक देने वाले थे। इस बीच पियोंग भागने की कोशिश करता है पर फिर उसे वापस आना पड़ता है। दरअसल ये एक एजेंट है जो चाइनीज माफिया के लिए काम करता है, जिसे वॉरहेड्स की जरूरत थी और साथ ही उन्हें एक्टिवेट करने के लिए इंचांग की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वही उन्हें एक्टिवेट करना जानता था। इसलिए पियोंग टीम की जान बचाकर उन्हें बाहर ले आता है। दूसरी तरफ सूजी पुल से गुजर रही थी और अचानक ज्वालामुखी का तेज विस्फोट होता है, जिससे पुल टूट जाता है और नदी में एक बड़ी सुनामी आकर कई जिंदगियां छीन लेती है और सूजी भी नदी में बहने लगती है, पर वो हिम्मत करके किसी तरह स्विम करती हुई किनारे तक आ जाती है। इसी बीच प्रोफेसर को जानकारी मिलती है कि अगला ज्वालामुखी विस्फोट 2 दिन बाद नहीं बल्कि महज 22 घंटे में होने वाला है, और जहां बॉम्बिंग करनी थी वो खदान सही नहीं थी, बल्कि इन्हें दूसरी खदान में बॉम्बिंग करनी थी। पर प्रोफेसर ये बात टीम को बता पाता उससे पहले ही टीम से इनके कनेक्शन टूट जाते हैं। इधर टीम जैसे ही बाहर निकलकर आगे बढ़ती है, अचानक सोल्जर्स उनके सामने आकर उन पर फायरिंग करने लगते हैं और तभी इंचांग की नजर गैस लीक करते हुए एक ट्रक पर पड़ती है, जिसे वो शूट करके एक बड़ा धमाका कर कई सोल्जर्स को मारने की कोशिश करता है। और जैसे ही पियोंग के साथ कार में जाकर बैठता है, पियोंग उसे बेहोश कर वॉरहेड्स चुराकर उसकी टीम को यहीं छोड़कर वहां से भाग निकलता है। इस बीच अमेरिका में भी इस सब की खबर पहुंच जाती है और अमेरिकन हेड्स ऑपरेशन को इसी वक्त बंद करने का ऑर्डर देते हैं, जिससे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पर प्रेशर पड़ने लगता है और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। साथ ही वो ऑपरेशन को डिसमिस कर प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन भी कर देते हैं। साथ ही इंचांग की टीम को जल्द से जल्द तलाशने का ऑर्डर भी दिया जाता है ताकि उन्हें यह भी बता सके कि ऑपरेशन डिसमिस हो गया है। साथ ही अमेरिका साउथ कोरिया पर यह भी प्रेशर बनाता है कि वो उनके चोरी किए गए सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स वापस कर दे। इधर इस सबसे बेखबर पियोंग अपने चाइनीज माफिया बॉस को कॉल कर वॉरहेड्स के चोरी होने की बात बताता है और साथ ही उस शहर में एक मीटिंग भी रखता है जहां उसकी बेटी रहती है।